हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हम अलग अलग अर्थशास्त्रों के द्वारा दी गई परिभाषा को स्टडी करेंगे। धन संबंधी परिभाषा जो कि एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता है, उन्होंने दी है। उसी तरह डॉक्टर मार्शल जिन्होंने भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दी है, और उसी तरह लॉर्ड रॉबिन्स जिनकी दुर्लभता संबंधी परिभाषा है। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, उसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है, और काफी सारी यहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है, उसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं धन संबंधी परिभाषा, जो कि एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने दी है। उससे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन करता है, क्योंकि जो मनुष्य है उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं, जो वांट्स होती हैं, वो असीमित होती हैं, लेकिन साधन जो होते हैं सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन है जिनका संबंध असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से है। तो economics is study of those action of human being which are concerned with the satisfaction of unlimited wants by utilizing limited resources. अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा के शब्द इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के दो उक्यूस जिसका अर्थ होता है हाउस होल्ड, नीमन जिसका अर्थ होता है टू मैनेज शब्द से लिया गया है। इसको हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र को पहले घरेलू प्रबंध के साथ मतलब लिया जाता था, और शुरू के अंदर इसको राजनीतिक अर्थव्यवस्था भी कहा जाता था। और उसी तरह चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के अंदर इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही क्रिया का इसके अंदर स्टडी किया है। यूनान के महान अरस्तु प्रसिद्ध दार्शनिक ने अपनी पुस्तक इकोनॉमी में विषय में अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग परिवार तथा राज्य के प्रबंध से लिया है। अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर मार्शल ने 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर किया था। व्हिटले ने इसको विनिमय का विज्ञान कहा है, हैरन ने इसको धन का विज्ञान कहा है, इंग्राम ने मुद्रा का विज्ञान कहा है, और शिम्पीटर एंड बिल्डिंग ने इसको आर्थिक विश्लेषण। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा जो कि आधुनिक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने दी है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। हमें पता है कि जो इकोनॉमिक्स है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं वेल्थ डेफिनेशन, कल्याण संबंधी परिभाषा, दुर्लभता की परिभाषा, और उसी तरह ग्रोथ की परिभाषा सैमुअलसन, जो कि हम अगली वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। धन संबंधी परिभाषा जैसे परंपरावादी अर्थशास्त्र एडम स्मिथ, जेपीसी वॉकर जैसे मिल, इन लोगों ने जो कहा है कि जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, ये धन की प्रकृति, धन का उत्पादन किस तरह से होता है, धन का उपभोग किस तरह से होता है, धन का विनिमय किस तरह से होता है, धन का वितरण कैसे होता है, उन सारी चीजों को स्टडी करता है। अर्थशास्त्र एडम स्मिथ ने अपनी जो बुक लिखी थी 1776 के अंदर, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। कि अर्थशास्त्र जो है वो धन की प्रकृति तथा धन को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उन चीजों की खोज करता है। जेबीसी का ये मानना है कि अर्थशास्त्री वो विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्री वो ज्ञान की शाखा है जो धन के साथ संबंधित है। इकोनॉमिक्स इज द बॉडी ऑफ नॉलेज इट रिलेट्स टू द वेल्थ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारी परिभाषा जो है धन के ऊपर केंद्रित है। तो यहाँ पे जेएस मिल ने कहा कि अर्थशास्त्र जो है किस तरह से हम धन का उत्पादन करते हैं, किस तरह से उसका वितरण करते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है धन की उत्पादन तथा वितरण का एक व्यवहारिक जो है विज्ञान है। तो अब हम देखते हैं कि जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन है धन संबंधी। देखो यहाँ पे जो एडम स्मिथ का जो धन संबंधी डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र सिर्फ धन का स्टडी करते हैं। धन के अध्ययन को वो प्रथम देते हैं, मनुष्य के अध्ययन को वो सेकेंडरी गौण स्थान देते हैं। एडम स्मिथ ने अपनी बुक लिखी थी
धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज, जिसका प्रकाशन 1776 में हुआ था। तो यहाँ पे जो एडम स्मिथ है, उनके मुताबिक जो अर्थशास्त्र का उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, किसी देश के अंदर हम धन की मात्रा को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, और उसी तरह ये धन का उपभोग, धन का उत्पादन, विनिमय तथा वितरण को हम स्टडी करते हैं। और ये जो परिभाषाएँ हैं, इसके अंदर धन का प्रयोग जो है केवल उन्हीं भौतिक वस्तुओं के लिए किया गया है, जैसे कपड़ा है, फर्नीचर है, जो कि दुर्लभ होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। जो अभौतिक वस्तुएँ होती हैं, जो सेवाएँ होती हैं, जैसे डॉक्टर की सेवाएँ हैं, प्रोफ़ेसर की सेवाएँ हैं, वो इसके अंदर शामिल नहीं की गई। अभौतिक वस्तुएँ जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, उनको धन नहीं माना गया, और अर्थशास्त्र के अंदर उनका अध्ययन नहीं किया गया। धन के कारण जो है, क्योंकि यहाँ पे जो अर्थशास्त्र है, ये देखता है कि धन में हम किस तरह से वृद्धि कर सकते हैं, उनको खोजता है। धन को बढ़ाने के 2 तरीके हैं, एक तो बचत करके हम अपनी पूँजी को, अपने धन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा होता है कि माँग में वृद्धि करके हम अपने बाज़ार का विस्तार करके धन को कमा सकते हैं। और यहाँ पे जो मानव है, वो अर्थ मानव है। एक ऐसा मनुष्य है जो खुद के हित को बहुत अच्छी तरह से समझता है और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दिन-रात कोशिश करता है। तो इस प्रकार के मानव को हम अर्थ मानव कहते हैं। इस जो परिभाषा का मुख्य गुण है, इसने जो धन संबंधित समस्याएँ होती हैं, उसको काफ़ी डिटेल के अंदर और काफ़ी स्वतंत्र रूप से स्टडी की है। अर्थशास्त्र को पहले केवल राज्य के धन संबंधी कार्य व कृषि के संबंधित कार्यों का ही उद्देश्य माना जाता था। परंतु ये जो डेफिनेशन है, इसके अंदर व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों की ही समृद्धि को बढ़ाने के लिए कि किस तरह से वो धन को बढ़ा सकते हैं, तो यही अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। पहले राज्य और कृषि को ही स्टडी किया जाता था। अब इसके अंदर व्यक्ति तथा राज्य दोनों को स्टडी किया जाता है कि किस तरह से वो अपने धन को बढ़ा सकते हैं। और ये जो डेफिनेशन है, इसकी आलोचना की गई है कि इसके अंदर धन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और मनुष्य को सेकेंडरी स्थान दिया गया है, गौण स्थान दिया गया है। देखो, जो धन है, वो तो केवल मनुष्य की जो आवश्यकता है, उसको संतुष्ट करने का एक ज़रिया मात्र है। अब हमें पैसे किस लिए चाहिए होते हैं? क्योंकि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो मनुष्य जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी तरह यहाँ पे जो धन का अर्थ लिया गया है, वो बहुत छोटा और संकुचित लिया गया है। धन का अर्थ केवल भौतिक वस्तुएँ जो दुर्लभ हैं, जिनको हम छू सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो अभौतिक वस्तुएँ हैं, जो सोर्सेज़ हैं, उनको नहीं लिया गया। और इसी तरह अर्थ मानव की जो धारणा है, मार्शल के मुताबिक, कि यहाँ पे जो हम मानव स्टडी करते हैं, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम करता है, जो कि वास्तविक जीवन में नहीं पाया जाता। वास्तविक जीवन में देखो, जो मनुष्य कार्य करता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सामाजिक के लिए, धार्मिक, अपने परिवार के लिए भी कार्य करता है। तो अर्थ मानव जो है, हम रियलिटी के अंदर, जो हम वास्तविकता के अंदर एक सामाजिक, जो कि समाज में रहता है, उसको स्टडी करते हैं। और ये जो डेफिनेशन है, इसके अंदर हम कल्याण की भी स्टडी नहीं की गई। ये समाज के आर्थिक लेन-देन के अध्ययन को महत्व नहीं देता। इसको होता है कि धन को इकट्ठा करो, धन को बढ़ाओ। इस प्रकार से हम धन का सही प्रयोग कर सकते हैं, वितरण कर सकते हैं, ताकि आर्थिक कल्याण को बढ़ा सकते हैं। आर्थिक कल्याण के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया। और उसी तरह इसके अंदर दुर्लभता चुनाव तथा चुनाव का भी कोई अध्ययन नहीं किया गया। क्योंकि आवश्यकताएँ जो होती हैं हमारी असीमित होती हैं, साधन सीमित होते हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो हम चुनाव किस तरह से करते हैं, इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। ये सिर्फ़ धन के ऊपर केंद्रित है। और उसी तरह धन को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, ये भी नहीं बताया गया। क्योंकि धन को हम कानूनी तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं तथा गैर कानूनी तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं। कौन-सा तरीका सही रहेगा, इसके बारे में भी कोई चानन नहीं डाला गया। और इसकी जो सीमित विषय सामग्री है, इसको सीमित बना दिया है, क्योंकि इसके अंदर हम अभौतिक वस्तुओं को स्टडी नहीं करते। तो अब हम देखते हैं सेकंड डेफिनेशन, दैट इज़ गिवन बाय द मार्शल, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएँ। मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन, दैट इज़ गिवन बाय द मार्शल। नव परंपरावादी अर्थशास्त्र मार्शल, जेसमिल, कैनन, बेवरिज, वो धन के स्थान पर मनुष्य के ज़्यादा महत्वता देते हैं, कि मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन करते हैं जिससे वो कल्याण को किस तरह से बढ़ाने के लिए भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे कल्याण के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिससे वो कल्याण
बढ़ता है। और यहाँ पे ये जो है अभौतिक वस्तुएँ नहीं लेकिन भौतिक वस्तुएँ जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। ये व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों की इस बात का अध्ययन करता है और जिसका सीधा संबंध, गहरा संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति से है तथा उनका उपयोग करने से है। किस तरह हम भौतिक वस्तुएं जो होती हैं उनका प्रयोग करके हम अपना कल्याण में वृद्धि कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि किस तरह से हम आय को जो है कमाते हैं और किस तरह से उसको खर्च करते हैं ताकि हमारा कल्याण बढ़ सके। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल वेल रिक्विजिट ऑफ वेलबींग। तो यहाँ पे फोकस जो है मटेरियल वेलफेयर पे दिया गया है। टेंसन के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। अर्थशास्त्र जो है भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र उन सामान्य तरीकों को अध्ययन करता है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग करते हैं। तो ये डेफिनेशन बेवरेज ने दी है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ जनरल मेथड्स बाय व्हिच मैन कॉपरेट टू मीट देयर मटेरियल नीड्स। तो अब हम देखते हैं कि जो मार्शल की डेफिनेशन है वो किन चीजों के ऊपर फोकस है, उसके फीचर्स क्या है। तो यहाँ पे पहला फीचर तो यही है कि ये मनुष्य के अध्ययन को महत्व देता है, धन को नहीं महत्व देता। धन तो एक जरिया है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और इसके अंदर हम अर्थ मानव को स्टडी नहीं करते, इसके अंदर हम सामाजिक मनुष्य को स्टडी करते हैं। समाज में रहने वाले मनुष्य को व्यक्तिगत और समूह दोनों प्रकार के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। जो लोग समाज से बाहर रहते हैं उनको हम स्टडी नहीं करते। और जीवन का साधारण व्यवसाय जो है, देखो हर एक मनुष्य जो है अपने जीवन के अंदर ज़्यादातर कार्य जो है वो धन किस तरह से कमाता है और उसको खर्च किस तरह से करता है, उसके ऊपर फ़ोकस्ड है। तो मार्शल ने इन्हीं को जीवन का साधारण व्यवसाय माना कि वो धन कमाता है, उसको खर्च करता है। और यहाँ पे हम स्वार्थी मनुष्य को स्टडी नहीं करते, यहाँ पे हम वास्तविक मनुष्य का अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाइयाँ होती हैं और जो कि समाज के कल्याण के अंदर विश्वास रखता है और उसी प्रकार आर्थिक तथा अनार्थिक सभी प्रकार के उद्देश्यों से प्रेरित होता है। अर्थशास्त्र के अंदर यहाँ पे भी हम भौतिक वस्तुओं के ऊपर फोकस करते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कपड़ा है, फर्नीचर है, बहुत सारी चीजें हैं जैसे अनाज है। मतलब ये जो भौतिक वस्तुएं होती हैं उनको हम अध्ययन करते हैं। जो अभौतिक वस्तुएं होती हैं उनको हम स्टडी नहीं करते। अर्थशास्त्र के अंदर हम केवल उन्हीं भौतिक साधनों का अध्ययन करते हैं जिसकी प्राप्ति से मनुष्य के कल्याण के अंदर जो है वृद्धि होती है। अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला दोनों ही है। देखो यहाँ पे जो अर्थशास्त्र है वास्तविक विज्ञान भी है क्योंकि जो कल्याण संबंधी क्रियाएं हैं उसको एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर जो है व्यवस्थित रूप में अध्ययन स्टेप बाय स्टेप स्टडी किया जाता है। और उसी तरह ये नॉर्मेटिव साइंस भी है, आदर्शतमिक विज्ञान भी है क्योंकि इसके अंदर हम कल्याण में किस तरह से वृद्धि कर सकते हैं उसके संबंधी सुझाव भी दिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ये विज्ञान भी है, वास्तविक विज्ञान भी है तथा कला भी है। ये श्रेणी विभाजक है। इसने मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को दो भागों में विभाजित कर दिया, साधारण असाधारण, कल्याण अकल्याण, भौतिक अभौतिक, सामाजिक मानवीय। तो यहाँ पे हम कल्याण, साधारण, भौतिक, सामाजिक चीजों को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो मुद्रा है उसके द्वारा हम भौतिक कल्याण को मापते हैं। हम देखते हैं कि ये जो परिभाषा है किस तरह से इसके अंदर गुण है, ये धन की परिभाषा से किस तरह से बेटर है। देखो ये सही, वास्तविक तथा वैज्ञानिक है। इसके अंदर धन से ज़्यादा मानव के कल्याण के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया गया है। धन के शास्त्र से मानव कल्याण का शास्त्र बनाने का सेहरा जो है इन्हीं परिभाषाओं को जाता है। तो इस परिभाषा के मुताबिक अर्थशास्त्र के अंदर धन का ही अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि मनुष्य के अंदर उन क्रियाओं का भी स्टडी किया जाता है जिससे आर्थिक कल्याण के अंदर जिसके अंदर कल्याण के अंदर वृद्धि होती है। तो ये एक श्रेष्ठ सामाजिक विज्ञान माना गया है क्योंकि इसके अंदर जो मनुष्य हम एक स्वार्थी मानव को स्टडी नहीं करते, जो समाज में रहता है उसको हम स्टडी करते हैं और इसके फलस्वरूप इसको आर्थिक सामाजिक कल्याण का इंजन भी माना जाता है। तो इस पर भाषा की जो आलोचना है रॉबिन्स ने की है। तो यहाँ पे जीवन का जो साधारण व्यवसाय से संबंधित आलोचना है मार्शल के द्वारा जो दी गई परिभाषा है
जीवन सुधारण जो है उसको सही ढंग से नहीं बताया गया। उसका मतलब जो होता है अस्पष्ट नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे जो सुधारण व्यवसाय का अर्थ लिया गया है आर्थिक क्रियाएँ जो कि आय तथा खर्चे के साथ संबंधित है। परंतु रॉबिन्स के अनुसार मार्शल ने हमें ये नहीं बताया कि कौन से कार्य जो होते हैं साधारण होते हैं, कौन से कारण जो है कौन सी क्रियाएँ जो होती है असाधारण होती है। उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। उसी तरह अर्थशास्त्र के अंदर भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पे एक सीमित क्षेत्र है, क्योंकि देखो अर्थशास्त्र के अंदर तो हमें वो सारी आर्थिक क्रियाओं का स्टडी करना चाहिए, चाहे वो भौतिक वस्तुएँ हैं, चाहे वो अभौतिक वस्तुएँ हैं। और कल्याण की भी जो एक धारणा है, वो अस्पष्ट और निश्चित है। अर्थशास्त्र जो है मानव विज्ञान जो है सामाजिक विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम जो मनुष्य है उसकी जो ज़रूरतें होती हैं असीमित होती हैं, साधन जो है सीमित होते हैं। किस तरह से वो मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि मिले। इसके अंदर हम वो सारे मनुष्यों को स्टडी करते हैं, चाहे वो समाज में रहते हैं, चाहे वो समाज के बाहर रहते हैं। तो ये एक सामाजिक विज्ञान नहीं है, ये एक मानव विज्ञान है। उसी तरह ये विश्लेषणात्मक नहीं है, सिर्फ श्रेणी विभाजित है, जैसे साधारण, असाधारण, कल्याण, अकल्याण, भौतिक, अभौतिक। तो यहाँ पे जो आर्थिक क्रियाएँ होती हैं कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, उसके उत्पन्न होने के कारण क्या है? तो ये वैज्ञानिक विश्लेषण तरीके से नहीं बताता, ये श्रेणी विभाजित है। तो यहाँ से हमें ये नहीं पता चलता आर्थिक समस्या क्या है, उसके उत्पन्न होने के कारण क्या है। अर्थशास्त्र जो है केवल वास्तविक विज्ञान है, ये एक दशमलव विज्ञान नहीं है, क्योंकि हमें यही पता चलता है कि आर्थिक क्रियाएँ क्या है। आर्थिक क्रियाओं अच्छी है या बुरी है, उसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो ये जो परिभाषा है बहुत ही अव्यावहारिक है। अर्थशास्त्र के अंदर हम उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन करेंगे जो कल्याण में वृद्धि करती हैं। हम उन क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं, चाहे वो कल्याण में वृद्धि नहीं करती। तो ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धन की परिभाषा से ये ज़्यादा सही है, परंतु ये एक श्रेणी विभाजित तथा संकुचित परिभाषा है। तो अब हम देखते हैं दुर्लभता संबंधी परिभाषा जो कि रॉबिन्स ने दी है। ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट मैनेजर पैटर एंड स्टिगलर ने अपने विचार प्रकट किए थे, बट इसको पॉपुलराइज किया डिटेल के अंदर बताया प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो परिभाषा है ये दुर्लभता संबंधी है। तो ये दुर्लभता संबंधी परिभाषा जो है अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों तथा उद्देश्यों में संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। रॉबिन्स के मुताबिक क्या है कि जो हमारी ज़रूरतें हैं वो असीमित है, लेकिन हमारे पास जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। उनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं, उनको कई जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम किस तरह से उनका उपयोग करते हैं ताकि हम अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकें। तो अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो दुर्लभ साधनों तथा उद्देश्यों में संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, जो हमारे उद्देश्य हैं और जो हमारे लिमिटेड मीन्स है और जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जिसका संबंध दुर्लभ साधनों के प्रबंध से है। साइटोवस्की इकोनॉमिक्स इज ए साइंस दैट इज कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्carce रिसोर्सेज। तो अब हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। असीमित आवश्यकताएँ हैं। देखो हमारी एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। तो दूसरी को पूरा करते हैं तो तीसरी हो जाती है। लेकिन जो साधन होते हैं वो सीमित है। जैसे बाज़ार में हम जाते हैं तो हमारे पास जो पैसे होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, बट मन कई चीज़ों को खरीदने के लिए तत्पर रहता है। तो जो हमारे पास साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। और जो साधन होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। और यहाँ पे जो साधन है भौतिक भी हो सकते हैं, अभौतिक भी हो सकते हैं। वो वस्तुएँ जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कपड़ा है, अ अनाज है, फर्नीचर है, सेवाएँ जैसे प्रोफ़ेसर की सेवाएँ हैं, इंश्योरेंस की सेवाएँ हैं, डॉक्टर्स की सेवाएँ हैं, वो दोनों हो सकती हैं। तो हम उस साधन को दुर्लभ कहते हैं जिसकी माँग पूर्ति से ज़्यादा होती है और आवश्यकताएँ असीमित होती हैं, लेकिन साधन जो होते हैं सीमित होते हैं, दुर्लभ होते हैं।
साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। आर्थिक समस्या इस वजह से पैदा होती है क्योंकि साधनों का हम कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बाज़ार में हम जाते हैं, तो अगर 500 से बुक भी खरीद सकते हैं, ड्रेस भी खरीद सकते हैं, पिज़्ज़ा भी खरीद सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं। तो उसी तरह जैसे घर के अंदर दूध है, तो दूध के कई तरह के प्रयोग हो सकते हैं। दूध से दही बना सकते हैं, दूध से जो है पनीर बना सकते हैं, दूध को एज़ ए शेक पी सकते हैं। तो क्योंकि जो साधन होता है वो लिमिटेड होता है, बट उसके कई प्रकार के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो जिसकी वजह से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि प्रयोग हमने कौन-सा प्रयोग हमने उसका यूज़ करना है। और उसी तरह हर एक मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएँ होती हैं, परंतु उसके अंदर भी क्या होता है कि देखो जो आवश्यकताएँ हैं, कौन-सी आवश्यकता कई आवश्यकताएँ ऐसी होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे एक समय में कोई एक आवश्यकता दूसरी आवश्यकता के बजाय ज़्यादा तीव्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे घर के अंदर बीमार बच्चा है, तो सबसे पहले उसको दवाई दिलाई जाएगी, जो आवश्यकता है इसको पूरा किया जाएगा। फिर उसके बाद फल और दूध की आवश्यकता जो है उसको पूरा किया जाएगा। और आर्थिक समस्या किस वजह से उत्पन्न होती है? क्योंकि असीमित आवश्यकताएँ होती हैं, दुर्लभ साधन होते हैं, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं और आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है कि कौन-सी आवश्यकता को पहले पूरा करना है, कौन-सी आवश्यकता को बाद में। चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, हमें ये चुनाव करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कौन-सी आवश्यकता को पहले संतुष्ट करना है, कौन से साधन को हमने किस जगह पे इस्तेमाल करना है। तो ये जो चुनाव की समस्या है, इसको ही आर्थिक समस्या हम कहते हैं। उसी तरह चुनाव की समस्या के फलस्वरूप हमें किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरे उद्देश्य का त्याग करना पड़ता है, कि हम सारे उद्देश्यों को एक साथ पूरा नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास 500 है, तो एक ही जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, चाहे मैं बुक खरीद सकता हूँ, चाहे मैं पिज़्ज़ा खा सकता हूँ, चाहे मैं ड्रेस ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास मान लो कि ज़मीन का 1 हेक्टेयर है, उसके ऊपर हम चावल भी ग्रो कर सकते हैं और चने भी ग्रो कर सकते हैं। अगर हमने चावल ग्रो करने का डिसीज़न लिया है और अगर वहाँ पे हम जो है जैसे वहाँ पे हमने चावल ग्रो करने का डिसीज़न लिया है, अगर हम चने ग्रो करते हैं तो हमें 1000 की इनकम प्राप्त होती है, तो वो 1000 जो है उसकी अवसर लागत हो जाएगी। अब जब हम वहाँ पे चावल ग्रो करते हैं तो कम से कम हमें 1000 की इनकम प्राप्त होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये जो डेफ़िनेशन है, इसके गुण क्या है? ये किस तरह से दूसरी डेफ़िनेशन से ज़्यादा बेटर है। देखो यहाँ पे क्या है कि जो आर्थिक समस्याएँ हैं, उनका एक जो स्टडी है बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक मैनर के अंदर स्टडी की जाती है। आर्थिक समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएँ असीमित होती हैं, परंतु उनको पूरा करने वाले साधन सीमित होते हैं, जिनके विभिन्न प्रयोग होते हैं। तो हमें चुनाव करना पड़ता है। तो ये सिस्टमैटिक मैनर के अंदर स्टडी करती है और यहाँ पे हमारी जो डेफ़िनेशन है उसके अंदर अर्थशास्त्र का जो स्कोप है वो भी बहुत बड़ा है क्योंकि इसके अंदर हम भौतिक वस्तुएँ तथा अभौतिक वस्तुएँ दोनों को लेते हैं, चाहे वो कल्याण में वृद्धि करती हैं, चाहे वो कल्याण में वृद्धि नहीं करती। उसी तरह ये जो है वास्तविक विज्ञान है, इसके अंदर हम आर्थिक क्रियाओं को स्टडी करते हैं, बट इसके अंदर हम उसकी अच्छाई तथा बुराई से कोई संबंध नहीं करते, ये उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है। और यहाँ पे जो मानव है, जो समाज के अंदर रहता है तथा जो समाज के बाहर रहता है, उन सबकी आर्थिक क्रियाओं का हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम मनुष्य के जो व्यक्तिगत स्तर है और जो वो ग्रुप के अंदर सारी आर्थिक क्रियाओं का हम स्टडी करते हैं। और ये जो नियम है, ये यूनिवर्सल इसकी एप्लीकेशन है, सार्वभौमिक है। आर्थिक समस्याएँ इसलिए उत्पन्न होती हैं, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएँ जो है असीमित होती हैं, परंतु उन्हें पूरा करने वाले साधन सीमित होते हैं, जिनके के विभिन्न प्रयोग होते हैं। तो मनुष्य को जो है आवश्यकता तथा साधनों के संबंध में चुनाव करना पड़ता है और ये जो समस्या है, ये हर स्थान पे, हर एक अर्थव्यवस्था, चाहे वो पूंजीवाद हो, चाहे वो समाजवाद हो, हर जगह पे ये लागू होती है। उसी तरह आर्थिक समस्या को बहुत ही अधिक तर्कपूर्ण वर्णन से इसने बताया कि आर्थिक समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, परंतु उनको पूरा करने वाले साधन सीमित होते हैं, जिनके विभिन्न प्रयोग होते हैं, तो मनुष्य को चुनाव करना पड़ता है। साधन सीमित होने के कारण तथा उनके अलग-अलग उपयोग होने के बाद उनकी मूल्यांकन की समस्या अधिक उत्पन्न होती है कि किस प्रकार हम उनका चुनाव करें ताकि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। आर्थिक क्रियाओं के अंदर इसकी जो है काफ़ी सारे अर्थशास्त्रियों ने जैसे कि मेंजर, पैटर तथा स्टिगलर ने जो है सॉरी इसके अंदर क्योंकि ये सारी जो डेफिनेशन है इसके अंदर मेंजर,
एटर तथा स्टिगलर ने इसके अपने विचार प्रकट किए थे, इसको ज़्यादा डेवलप किया था रॉबिन्स ने। तो यहाँ पे काफ़ी सारे अर्थशास्त्रियों ने इसको जो है, इसकी आलोचना की है। कि यहाँ पे जब हम इसको स्टडी करते हैं, तो इसकी जो आलोचना है जैसे एली, डर्बन, वुटन, फ्रेज़र, गोल्डिंग ने की है, कि यहाँ पे जब हम आर्थिक क्रियाओं को स्टडी करते हैं, तो उसका जो सामाजिक पक्ष होता है, उसकी अवहेलना करते हैं। तो ये उचित नहीं है कि समाज की क्योंकि जो समाज के बाहर रहते हैं कि उनका क्रियाओं का उनकी आर्थिक क्रियाओं का भी अध्ययन होना चाहिए। क्योंकि जो समाज में लोग रहते हैं वो एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। और उसी तरह अर्थशास्त्री जो है कहते हैं कि उद्देश्यों के प्रति जो लोग होते हैं तटस्थ अर्थशास्त्री उद्देश्यों के प्रति जो होते हैं तटस्थ होते हैं, उनकी अच्छाई या बुराई के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। बट अर्थशास्त्री को ये बताना पड़ेगा कि कौन-सा उद्देश्य सही है और कौन-सा उद्देश्य सही नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो उद्देश्यों के प्रति तटस्थ हैं। और इसी तरह कल्याण का छिपा हुआ विचार है कि अर्थशास्त्र का संबंध सीमित साधनों के विभिन्न प्रयोगों से है। इस प्रकार चुनाव करने से है कि मनुष्य की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। प्रोफेसर पीगू कहते हैं कि संतुष्टि को ही कल्याण का प्रतीक माना गया है। तो इस डेफिनेशन के अंदर भी क्या है कि कल्याण छुपा हुआ है। तो अर्थशास्त्र जो है इसने रॉबिन्स ने इसका जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक कर दिया है। तो इसके अंदर हम आर्थिक और अनार्थिक दोनों तरह की क्रियाओं का स्टडी करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाता है, जबकि हम इसके अंदर फ़ोकस हमारा आर्थिक क्रियाओं के ऊपर ही होना चाहिए। अर्थशास्त्र जो है एक वास्तविक विज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक आदर्श विज्ञान है, जो कला भी है, जो हमें जो भी हम जो आर्थिक क्रिया है, उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में भी बताना पड़ेगा। और इसने व्यक्ति का विभाजन 2 भागों में कर दिया है। एक तो अशास्त्री के रूप में आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है तथा अच्छाई तथा बुराई के विषय में कोई निर्णय नहीं लेता। दूसरा जब वो नागरिक के रूप में, तो ये बात भी जो है सही नहीं है। अव्यावहारिक रूप में हम सभी जानते हैं जब आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं होती, साधन सीमित होते हैं, हमारे पास समस्या ये होती है कि साधनों का उचित प्रयोग किस तरह से किया जाए, ताकि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि ये तो सभी जानते हैं। तो ये हमें ये नहीं बताता कि साधनों का हम उचित बँटवारा जो है किस तरह से कर सकते हैं। और कई जो आर्थिक समस्याएँ होती हैं, वो दुर्लभता के कारण नहीं होती, जैसे बेरोज़गारी की समस्या है, महामंदी की समस्या है, तो ये प्रचुरता के कारण होती है कि ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है। और उसी तरह इस परिभाषा के मुताबिक अर्थशास्त्र के जो साधन हैं, उनको लक्ष्यों को स्थिर माना जाता है। तो ये डायनामिक है, यहाँ पे लक्ष्य और साधन बदलते रहते हैं। और ये धनी देशों पे लागू नहीं होता क्योंकि वहाँ पे आर्थिक समस्या इस वजह से उत्पन्न होती है क्योंकि वहाँ पे साधन जो होते हैं, दुर्लभ नहीं, बल्कि बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है जिसकी वजह से उत्पन्न होती है। और ये अविकसित अर्थव्यवस्था पर भी लागू नहीं होती क्योंकि वहाँ पे भी साधन जो होते हैं प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उनको उनका पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं करना आता। इसी तरह ये केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पर भी लागू नहीं होती क्योंकि वहाँ पे सरकार के ऊपर होती है, सरकारी डिसीज़न लेती है। और ये थोड़ी-सी जो डेफिनेशन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स तथा एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे साधन और उद्देश्यों का शब्द जो है उसको स्पष्ट नहीं किया गया। जैसे अभी जो है मेरा उद्देश्य है कि मैंने बीकॉम करनी है और जब मैं बीकॉम कर लूँगी तो उस वक़्त क्या होता है कि नौकरी प्राप्त करने का वो एक मेरा साधन बन जाता है। एक व्यक्ति जो एक वस्तु जो एक समय में साधन है तो दूसरे समय में वो उद्देश्य भी हो सकती है। तो ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र की ये जो डेफिनेशन है, एक वैज्ञानिक तथा विश्लेषणात्मक परिभाषा है और इसने का दोष यही है कि अर्थशास्त्र को इसने वास्तविक विज्ञान माना है, इसको दार्शनिक और कला नहीं माना। अर्थशास्त्र के अंदर व्यावहारिक पहलू यानी कल्याण की उपेक्षा की गई है, जबकि हम अर्थशास्त्र को कल्याण संबंधी सिद्धांतों से अलग नहीं कर सकते।